नमो नमः। वेदांतेषु जमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दो यथार्थाक्षरः अन्तर्यश्च मुमुक्षुभिर्नियमित प्राणादिभिर्मृग्यते सस्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्रेयसायस्तु वः। आज के इस ऑनलाइन व्याख्यानमाला सत्र के आदरणीय अध्यक्ष नवयुग कन्या महाविद्यालय लखनऊ की प्राचार्य डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव जी, इसी महाविद्यालय की संस्कृत विभागाध्यक्षा एवं संयोजिका डॉक्टर रीता तिवारी जी, जिन्होंने अभी अभी मेरा परिचय कराया, इसी महाविद्यालय की डॉक्टर अंजुला जी एवं डॉक्टर अपूर्वा अवस्थी जी, जिन्होंने क्रमशः तकनीकी एवं मीडिया आदि समन्वयन में सहयोग किया है, इसी महाविद्यालय के अन्य प्राध्यापिकागण एवं छात्र छात्राएं, साथ ही इस व्याख्यानमाला में अणुप्रणाली से जुड़े सभी विद्वज्जन, शोधार्थी एवं अन्य छात्र बंधु। परिवर्तन किन किन बिंदुओं पर आधारित है, इसे स्पष्ट करना चाहूँगा। आज का संस्कृत साहित्य न केवल विधा किंतु वस्तु एवं शिल्प की दृष्टि से प्राचीन साहित्य से बदला बदला सा प्रतीत होता है। अपनी काव्य तत्व समन्विति और हमने एक काव्य शास्त्र के आधुनिक काव्य शास्त्र का स्वरूप विमर्श करते हुए एक रचना हमने की है, जो प्रकाशन की प्रतीक्षा में है, काव्य तत्व समन्विति। उसकी प्रस्तावना में हमने लिखा है, समकालिक साहित्ये प्रवृत्तयो नवा नवाः परिवर्तन मध्यास्ति वस्तु शिल्प विधास्वपि। नए लेखकों की नित्य नूतन प्रत्यग्र सर्जन परंपरा संबलित भव्य रचनाएं दिन प्रतिदिन हमारे समक्ष आ रही हैं तथा अनवरत विकसित हो रही हैं अभिनव काव्य प्रविधियां एवं काव्य प्रवृत्तियां। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक से लेकर आज तक आधुनिक संस्कृत साहित्य के रचना क्षेत्र में प्राचीन काव्य शास्त्र के कई सर्वथा अस्पृष्ट विधाएं समुद्घाटित हुई हैं। इसी तरह समसामयिक संस्कृत साहित्य अपने लिए एक स्वतंत्र स्थान कल्पित कर लिया है। आज न केवल नई विधाएं आ रही है, अपितु नई शैली, नए कथ्य और नए शिल्प के साथ साथ अनुक्षण नई नई सर्जनाएं हो रही है। आधुनिक परिवेश के जीवनानुभव के आधार पर ये जो विपुल साहित्य हमारे पास उपलब्ध है, वो संस्कृत भाषा को जीवित भाषा के रूप में या आधुनिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए सर्वथा समर्थ है। प्राचीन साहित्य की धारा में समकालिक संस्कृत वाङ्मय भी प्रमुखतया 3 प्रकार से विभक्त है: पद्य साहित्य, गद्य साहित्य एवं नाट्य साहित्य। नवीन प्रवृत्तियों के अंतर्गत नवीन विधाओं में लेखन समकालिक संस्कृत साहित्य का आवश्यक अंग है। जहाँ पद्य साहित्य महाकाव्य, लघु काव्य, खंड काव्य, शतक काव्य, लहरी काव्य, स्तोत्र काव्य तथा गीति काव्य आदि भेदों से विभक्त हैं, वहीं गद्य साहित्य भी नैसर्गिक वस्तु एवं शिल्प के आधार पर उपन्यास, कथा, लघु कथा, स्पश कथा, टुप कथा, व्यंग्य कथा, ललित कथा, ललित निबंध, यात्रा वृत्त, पत्र साहित्य, जीवन वृत्त, आत्मकथा, दैनंदिनी या डायरी साहित्य, हास्य विनोद कणिका तथा पत्रकारिता आदि भेदों से समृद्ध है। नाट्य साहित्य के प्रसंग में भी लघु नाटक या एकांकी, नभोरूपक या रेडियो नाटक, वीथी नाटक या नुक्कड़ नाटक आदि नवीन नाट्य विधाओं की लेखन प्रवृत्ति आधुनिक संस्कृत साहित्य की श्रीवृद्धि कर रही है।
अब इसी प्रकार समीक्षा भी हो रही है और हमारी काव्य तत्व समन्वित की प्रस्तावना में जो आज जो समीक्षा हो रही है इसके स्वरूप के बारे में हमने थोड़ा सा जो बताया है। मूल्यांकनम तटस्थम च वस्तुपरकमेव च नवीन रचनानां तु यथायोग्यम अपेक्षते समकालिक काव्यानां प्रतिमानं पृथक् भवेत् निर्ममालोचनं तेषाम् आह्वानं च जुगोचितम् मध्ये सेतोर्भवेद्रूढः परम्पराधुनिक्योः जेनात्याधुनिकानां च यात्रा वै सुगमा भवेत् सत्स्वत्र काव्यशास्त्रेषु प्राचीनाधुनिकेषु च सन्त्यनालोचिताः पक्षा मूल्यांकन विधौ पुनः प्राचीन काव्यशास्त्रेस्तु तत्समीक्षा न युज्यते आधुनिकैः समीक्षाद्य तटस्थानो विधीयते साधु सर्वं पुराणं नावद्यं च पुनर्नवम् एतस्यां पृष्ठभूमौ च नव्यकाव्य समीक्षणम् पद्य गद्य समाश्रिता चंपू नाट्याश्रिता पुनः भेदोपभेद संश्रिता समीक्षात्र विधीयते। इस प्रकार गद्य पद्य एवं नाट्य सभी क्षेत्रों में नवीन विधाओं को प्रश्रय मिला है। इसके अतिरिक्त आज भी पद्य गद्य मिश्रित चंपू काव्य लिखे जा रहे हैं प्राचीन एवं नवीन शैली में। वस्तुतः इन सभी क्षेत्रों में समकालिक लेखकों की संघर्ष पर भूमिका संतोष दे रही है। समकालिक संस्कृत लेखन में गद्य की अपेक्षा पद्य को अधिक महत्व दिया गया है, जबकि अन्य भारतीय भाषाओं में गद्य को। पर 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गद्य लेखन के प्रति संस्कृत लेखकों का अधिक ही रुझान रहा है। बांग्ला आदि अनेक भाषाओं के साहित्य का संस्कृत गद्य में अनुवाद हुआ है और उसकी पृष्ठभूमि को बल भी मिला है। गद्य में मौलिक उपन्यास और लघु कथा लेखन की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती जा रही है। मेरा व्याख्यान का जो मुख्य विषय है उसको ध्यान में रखते हुए मैं अपना वक्तव्य प्राचीन गद्य बंध से ही आरंभ करना चाहूंगा। गद्यम कविनाम निकषम वदन्ति, यह प्राचीन सूक्ति संस्कृत साहित्य के प्रसंग में प्रसिद्ध है, जो गद्य रचना सामर्थ्य का अभिनंदन करता है। प्राचीन काल से प्रचलित यह उक्ति आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज भी गद्य विधाओं में लेखनी चलाने वाले रचनाकार अपेक्षाकृत कम है, किंतु इसके बावजूद भी पद्य की अपेक्षा गद्य की लोकप्रियता तब भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। न केवल संस्कृत में अपितु प्रायः सभी भारतीय भाषाओं में गद्य बंध ही लोकाभिरुचि बढ़ाता है। गद्य विधा में भी बृहत कलेवर होने से आज के जमाने में उपन्यास पाठकों के द्वारा उपेक्ष है और कथा सर्वस्वीकार्य। सबसे पहले प्राचीन काव्य शास्त्र में गद्य काव्य और तदंगतया कथा की क्या परिभाषा की गई है, इस पर विचार करना आवश्यक है। इसी प्रकार गद्य काव्य विशेषकर कथा साहित्य, उनके कौन से भेदोपभेद स्वीकृत रहे हैं, इस विषय पर भी कुछ विचार करना आवश्यक है। गद्य शब्द जैसे आप सभी जानते हैं, गद धातु गद व्यक्तायाम वाची, इस धातु से जत प्रत्यय से निष्पन्न है। गद्यते निगद्यते इति गद्यम। गद्यबंध लय प्रधान पद्यबंध से भिन्न है। गद्यबंध में पद्यबंध का परित्याग होने के साथ साथ भाव भाषा एवं रस का समुचित परिपाक होता है। संस्कृत गद्य काव्य का सर्वप्राचीन शास्त्रीय उल्लेख आचार्य भरत मुनि, जो कि ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के माने जाते हैं, उनके नाट्यशास्त्र में देखने को मिलता है। नाट्यशास्त्र 1433, जहां चूर्णबंध वाले अनियताक्षर पद के माध्यम से गद्य काव्य की ओर संकेत किया गया है। विभक्त्यंतम पदं गेयम निबद्धम चूर्णमेव च
तत्र चूर्णपदस्येह सन्निबोध च लक्षणम् अनिबद्ध पद छंदस्तथा चान्यताक्षरम् अर्थापेक्षाक्षरस्यूतम् ज्ञेयं चूर्णपदम बुधैः। उपर्युक्त यह लक्षण यजुर्वेद के गद्यात्मक स्वरूप से प्रभावित है। कहा गया है अनियताक्षरावसानम यजुः अथवा गद्यात्मकम यजुः। आचार्य भरत ने यहाँ पदबंध के दो प्रकार बताए हैं, निबद्ध तथा चूर्ण। निबद्ध छंदोबद्ध पद्य है तथा चूर्ण अनिबद्ध गद्य। उनका कहना है कि पद्यबंधा कर्तव्या वृत्त निबंधास्तु चूर्णाबा, नाट्यशास्त्र 14:33। पदों का छंदोबद्ध रूप पद्य कहलाता है तथा पादबद्ध रहित पदावली गद्य कहलाती है। आचार्य दंडी के काव्यादर्श में पदबंध रहित वाक्य विन्यास को गद्य कहा गया है। अपदः पद संतानो गद्यम। अग्नि पुराण में स्वरूप की दृष्टि से गद्य की 3 भेदों का लक्षण बताया गया है। चूर्णक, उत्कलिका, गंधी वृत्त, या कहीं कहीं वृत्त गंधी भी। अपदः पद संतानो गद्यम तदपि गद्यते चूर्णकोत्कलिका गंधे वृत्त भेदात् त्रिरूपकम अल्पाल्प विग्रहम नाति मृदु संदर्भ निर्भरम चूर्ण काव्य नामो दीर्घ समासोत्कलिका भवेत्। भवेन मध्यम संदर्भ नाति कुश्चित विग्रहम वृत्त छाया हरम गंधी हरं वृत्त गंधी नैतत् किलोत्करम। प्रकारांतर से गद्य के वृत्तगंधोज्झित, वृत्तगंधी एवं चूर्णक ये भेद भी प्रसिद्ध है। वृत्तगंधोज्झित उसको कहते हैं वो गद्य का एक सरल रूप है जो समास रहित होता है और जिसका कोई भी भाग किसी छंदो विशेष का अंश प्रतीत नहीं होता। वृत्तगंधी जब गद्य का कोई भाग किसी छंदो विशेष का अंश प्रतीत होता है तथा उसमें तत्सदृश की मात्रा, लय या प्रवाह की झलक मिलती है, तब उसे वृत्तगंधी कहते हैं। यह वृत्तगंधिता वार्णिक या मात्रिक किसी भी छंदो विशेष की हो सकती है। चूर्णक न तो समास रहित होता है न दीर्घ समास से बोझिल, अल्प समास युक्त पदावली से संपन्न होना ही इसकी विशेषता है। बंध के आधार पर अग्निपुराण में गद्य काव्य के 5 भेदों का उल्लेख किया गया है। आख्यायिका, कथा, खंड कथा, परिकथा तथा कथानिका। आख्यायिका, कथा, खंड, कथा, परिकथा तथा कथानिकेति मन्यन्ते गद्य काव्यम च पंचधा। इससे स्पष्ट है कि अग्निपुराण के समय गद्य साहित्य की परंपरा पर्याप्त रूप में विकसित हो चुकी थी। तत्पश्चात बाणभट्ट की कादंबरी और हर्षचरित को ध्यान में रखकर परवर्ती आचार्यों ने गद्य काव्य के 2 प्रमुख भेदों कथा एवं आख्यायिका को प्रमुख रूप से स्वीकृति दी है। आचार्य दंडी ने कथा एवं आख्यायिका को एक ही जाति के 2 संज्ञाएं मानी है, पर विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में कथा और आख्यायिका का भेद स्पष्ट किया है। हेमचंद्र ने काव्यानुशासन में कथा, आख्यान, उपाख्यान, निदर्शन, प्रबल्लिका, मतल्लिका, परिकथा, मणिकुल्या, खंड कथा, सकल कथा, उपकथा, बृहत कथा आदि भेदों का उल्लेख किया है। इससे भी स्पष्ट है कि हेमचंद्र के समय तक कथा के विशेष रूप प्रचलित थे। तदुपरांत आधुनिक काल तक जो गद्य साहित्य रचे गए, जैसे वामन भट्ट बाणकृत वेम भूपाल चरितम, सकल विद्या चक्रवर्ती का गद्य कर्णामृतम, रंगनाथ दीक्षित विरचित गुण मंदार मंजरी तथा विश्वेश्वर पांडेय कृत मंदार मंजरी आदि, ये रचनाएं प्रायः उपर्युक्त गद्य भेदों में अंतर्भुक्त हो सकती है।
उपरोक्त आचार्यों के इन मतों के देखते हुए कहा जा सकता है कि कथा एवं आख्यायिका ही गद्य काव्य की मुख्य लोकप्रिय तथा मान्य विधाएं हैं और शेष भेदों के समाहार इन्हीं दोनों में ही हो जाता है। दंडी, हेमचंद्र, बागभट्ट और विश्वनाथ ने गद्य काव्य के कथा और आख्यायिका ही दो भेद माने हैं। इस प्रकार प्राक्तन काव्य शास्त्रों में गद्य काव्य स्थूल रूप से दो प्रकार से विभक्त है, ऐसा कहा जा सकता है। अमरकोश में कथा एवं आख्यायिका के लक्षण इस प्रकार वर्णित किया गया है। प्रबंध कल्पना कथा, आख्यायिकोपलब्धार्था। कथा क्या है न कथ्यते इति कथा। कथा वाक्य प्रबंध है इस धातु से। चिति पुजी कथि कुंभी चर्चिश्च, इस पाणिनि सूत्र से आंग फिर टा प्रत्यय करके कथा शब्द निष्पन्न होता है। आसमन्तात् ख्याति प्रकटयति इति आख्यायिका। आपूर्वक ख्या धातु से अणुबुल त्रिचो इस सूत्र से कर्तृअर्थ में अणुबुल फिर ट्राप प्रत्यय करके आख्यायिका शब्द निष्पन्न किया जाता है। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराज कथा एवं आख्यायिका को इस प्रकार परिभाषित करते हैं। कथायां सरसम वस्तु गद्ये एव विनिर्मितम, आख्यायिका कथावत् स्यात् आदि। उनके इस वचन से यह तो प्रतिफलित होता है कि कथा एवं आख्यायिका मुख्यतया गद्य में ही लिखे जाते हैं, परंतु यहाँ कुछ अपवाद भी है। यह बात उन्होंने क्वचिदत्र भवेद आर्या इस श्लोकार्थ में व्यक्त किया है। उनका मानना है कि कादंबरी कथा रूप है और हर्षचरित आख्यायिका रूप है। विषय वस्तु की दृष्टि से भेद होने पर भी रचना विधान एवं शैली की दृष्टि से कथा एवं आख्यायिका में वास्तविक भेद प्रतीत नहीं होता। वैदिक काल पुराण काल में यह कथा आख्यान उपाख्यान ऐसे रूप में था। कथा और आख्यायिका में जो मूलभूत अंतर बताया गया है वह अपूर्ण, अव्यापक और संकुचित प्रतीत होता है। सर्वप्रथम कात्यायन ने आख्यान और आख्यायिका का भेद स्पष्ट किया है। आख्याताई के इतिहास पुराणेभ्यश्च इस वार्तिक में पतंजलि ने भी इस भेद को स्पष्ट किया है, जिससे ज्ञान होता है आख्यान शब्द कथा के लिए है और आख्यायिका शब्द आख्यायिका के लिए। पतंजलि ने दोनों के 3 उदाहरण दिए हैं, याववृत्तिकः, प्रयंगविकः एवं याजातिकः। ये तीनों उपाख्यान या कथा है, तो वासवदत्ता, सुमनोहरा एवं भैमरथी ये आख्यायिका है। आचार्य आनंदवर्धन ने परिकथा, सकल कथा, खंड कथा इन तीनों नए भेदों को मान्यता दी है। तो परिकथा, सकल कथा, खंड कथा सर्गबंधोभिनयार्थ आख्यायिका कथा इत्येवम् आदयः ध्वन्यालोक में। इन भेदों का लक्षण लोचनकार अभिनवगुप्त ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है। एकम च धर्मादि पुरुषार्थमुद्दिश्य प्रकार वैचित्रेण अनंत वृत्तांत वर्णन प्रकारा परिकथा। एकदेश वर्णना खंड कथा। समस्त फलानतेति वृत्त वर्णना सकल कथा। एक्चुअली ये जो 3 भेद वो कह रहे हैं, तो परिकथा, खंड कथा और सकल कथा, इसमें हमारा जो आधुनिक काल का जो 3 भेद उसमें वो समाहित हो जाते हैं। जैसे हम परिकथा मतलब कथा, और खंड कथा मतलब लघु कथा, और सकल कथा मतलब दीर्घ कथा। आधुनिक संस्कृत कथा संसार पर दृष्टि डाले तो यह कह सकते हैं कि आचार्य आनंदवर्धन की खंड कथा ही वस्तुतः आधुनिक लघु कथा है, और जैसे कि हमने बताया है सकल कथा दीर्घ कथा है। तो केवल कथा हम परिकथा को कह सकते हैं, ये कहना। स्मर्तव्य है कि सहस्राब्दियों पुरानी कथा विधा संस्कृत साहित्य में अपने प्रारंभिक काल से ही विकसित अवस्था में रही है। वेद और पुराणों का उपाख्यानों से लेकर पंचतंत्र, हितोपदेश, भोज प्रबंध, बेताल पंचविंशति आदि कथाओं की सुदीर्घ परंपरा है।
हमने अपनी काव्य तत्व समन्विति में प्राचीन गद्य भेदों को इस प्रकार समेटने का प्रयास किया है। प्राचीन काव्य शास्त्रेषु गद्य भेदाश्च केचन यथा चाग्निपुराणे तो बंधा धृताश्च पंचधा। खंडकथा प्रसिद्धास्ति कथा चाख्यायिका पुनः परिकथा तथैवास्ति कथा निकेति पंचधा। भवेद्वयं प्रसिद्धं तु काव्यशास्त्रेषु सर्वथा कथा चाख्यायिकेत्येवं विश्वनाथादिभिर्मतम्। वहीं प्राचीन कथा भेदों को इस प्रकार भी इसमें समेटा गया है। कथाया सन्ति भेदास्तु भिन्न रीत्यैव केचन तेषामत्र विचारश्च स्वागतार्होऽस्ति सर्वथा। परिणा खंडकथा सकल कथा एव वा कथा परिकथा दीर्घा सकल कथया मता एवं खंड कथैवात्र लघुकेति सम्मता। जो बात हमने अभी बता चुके हैं। आधुनिक संस्कृत गद्य साहित्य की विशेषताओं में भाषा शैली भी महत्वपूर्ण है। आज की भाषा में व्याकरण का अतिरिक्त भार नहीं है। आज की भाषा आलंकारिक आवरणों से बाहर आ गई है और अनावश्यक संधि एवं दीर्घ समासों के बोझ से मुक्त हो गई है। भाषा की निर्मलता और स्वच्छता के कारण विषय वस्तु और पाठकों के बीच भाषा अब कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं कर रही है। साहित्य विशेष कथा की, विशेषकर कथा की अगर बात करें, कथा की अभिव्यक्ति ऐसी होनी चाहिए जिन्हें पढ़ते समय या सुनते समय हमें अपनत्व का अनुभव हो। इस तथ्य को प्रायः सभी रचनाकार स्वीकार करते हुए व्यावहारिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। साहित्य की भाषा में सरलता और स्वाभाविकता के नित्य नए प्रयोग सजगता से हो रहे हैं। आज की संस्कृत भाषा का प्रधान गुण है उसकी सरलता। भाषा में प्रवाहमयता, स्वाभाविकता आदि गुण, व्यावहारिकता आदि गुणों को प्रश्रय दिया जा रहा है। भाषा शैली में आमूलचूल परिवर्तन के प्रति आधुनिक रचनाकारों का विशेष आग्रह परिलक्षित है। भाषागत प्राचीन मान्यताओं का विद्रोह और शारदीय सीमाओं का उल्लंघन हो रहा है। आधुनिक रचनाओं की भाषा प्रायः सरल, सहज, प्रवाहयुक्त, नवीन, सुबोध, उत्कृष्ट और समकालीन है। भाषा की सर्वग्राहकता पर विशेष बल दिए जाने से उसमें अनेक विशेषताएं समाविष्ट हो रही है, जैसे सराहनीय प्रवाह, उत्कृष्ट भावोत्प्रेषण, सरलतम शब्द विन्यास आदि आदि। इस प्रकार आडंबर विहीनत्व, कृत्रिमता राहित्य, जटिलता विमुक्तत्व इत्यादि गुणों के कारण आज की गद्य रचनाएं भावनाओं का अनुसरण कर रही हैं। वस्तुतः साहित्य की भावबोधता में उसकी लोकप्रियता का कारण निहित है। आज संप्रेषणीय और भावानुवर्तनीय भाषा का सराहनीय प्रयोग हो रहा है। वस्तुतः वर्तमान भाषा शैली लेखक के परिवेश और देशकाल का ही अंग है। आधुनिक साहित्य में शब्द की अपेक्षा अर्थ पर अधिक बल दिया गया है। साहित्य को सामान्य जीवन का अंग बनाने पर जोर दिया गया है। जीवन को उपभोग्य और ग्राह्य बनाने पर जोर दिया गया है। साहित्य पठन की सार्वजनीनता लेखकों का रचना केंद्र बन रहा है। शब्द की शक्तियों पर विचार हो रहा है और बाल की खाल निकालना, ये जो प्रवृत्ति दिख रही थी पहले, वो कम हो रही है। लेखकों का ध्यान अधिकाधिक भाषा की सरलता, संप्रेषणीयता, बोधगम्यता और पाठक वर्ग की रुचि पर आधारित है। इसलिए छोटे छोटे वाक्यों तथा अपने प्रादेशिक भाषाओं के शब्दों और उनकी प्रकृति का प्रभाव आज रचनाओं में, गद्य रचनाओं में विशेषकर देखने को मिलते हैं। अन्य भाषा में प्रचलित मुहावरों के प्रयोग हो रहा है। वर्तमान समय में संस्कृत भाषा की मौलिकता के साथ साथ उसकी समन्वयात्मकता और सामंजस्यता आदि शक्तियों को देखा जा रहा है।
इस प्रकार आधुनिक संस्कृत कथा साहित्य में प्रादेशिक भाषा की अतिशयता आज है। कहीं ठेस हिंदीपन या उड़ियापन, बंगलापन, इससे कथाकार नहीं बच पाता है। आज का कथाकार अपनी रचनाओं में कहीं घमंडस्य जैसे प्रयोग अगर कर ले तो उसमें हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हमने घमंडस्य कहीं देखा भी है, लेकिन ये एक उदाहरण के लिए बोला। मतलब जहां उनको संस्कृत में कोई प्रचलित शब्द नहीं मिला, वो अपना जो प्रादेशिक भाषा का शब्द है उसको उन्होंने प्रयोग कर दिया। ये कहने का तात्पर्य यहाँ है। वस्तुतः व्यावहारिक भाषा का प्रयोग कथाकार की जिम्मेदारी भी है और व्यवस्था भी। कथा में प्रयुक्त भाषा वैविध्य का नियोजन कथाकारों को स्वीकार करना पड़ता है, ताकि उसकी तुलना उस सृष्टा से हो सके जो संसार के प्राणियों को भाषा प्रदान करती है। व्यवस्था इसलिए है क्योंकि कथाओं में कल्पित संसार के चरित्र वास्तविक संसार के व्यक्तियों की तरह अपनी भाषा से सोच विचार कर व्यक्तिगत भावनाओं को व्यक्त करते हुए आपस में वार्तालाप करते हैं। स्पष्टता, विश्लेषणात्मकता, तर्क प्रवणता तथा यथातथ्य जैसे गुणों से युक्त भाषा चुनी हुई उपमाओं, सटीक सादृश्यों, शुक्तियों, लोकोक्तियों, बिंबों तथा प्रतीकों के माध्यम से अपने छोटे से कलवेर में अधिकाधिक प्रभावोत्पादक उत्पादक एवं संप्रेषणीय हो पा रही है। आज की कथा विधा भाषा के विकास की एक परंपरा है। इस परंपरा ने भाषा को निरंतर कथानुरूप बनाने में सहायता की है। इसमें समय समय पर परिवर्तन, परिमार्जन, अभिव्यंजना शक्ति, संकेत पद्धति, बिंब, प्रतीक, सूक्ष्म संवेदनशीलता, अर्थवत्ता, सजीवता आदि के रंग चढ़ते आते हैं। कथा के मूल्य, लक्ष्य तथा भाव शैली के माध्यम से प्रकाशित हो पाती है। आधुनिक कथा साहित्य की एक बड़ी उपलब्धि है कथ्य के अनुरूप शिल्प का चुनाव। नए कथाकारों ने अपनी कथाओं में शिल्प के विविध रूपों का प्रयोग किया है। वस्तुतः इन नई शैलियों की आवश्यकता भी थी, क्योंकि जिन जटिल प्रसंगों को कथा का विषय बनाया गया है उसमें परंपरागत शिल्प सफल नहीं हो पाता। अब शिल्प विधान कोई जड़ जंत्र तो है नहीं, किंतु रचनाकार की आंतरिक संवेदना, उसके सामाजिक परिसर तथा उसके कलात्मक अनुभवों से संबद्ध एक जागरूक प्रक्रिया है। शिल्प रचना से अलग नहीं है, यह रचना के पीछे ही नहीं अपितु रचना में भी रहता है। कुछ रचनाओं में सहज रूप से है तो कुछ में सूक्ष्मता और जटिलता के साथ। रचना का शिल्प लेखकीय दृष्टिबोध से समन्वित होते हुए परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। इस प्रकार यह कोई निश्चित पद्धति या विधि नहीं है, अपितु एक चेतन अनुभव व्यापार है। इस अनुभवात्मक व्यापार की जानकारी रचनाकार, पाठक और समीक्षक सभी के लिए आवश्यक है। रचनाकार को साहित्य लिखते समय, पाठक को साहित्य पढ़ते समय और समीक्षक को साहित्य का मूल्यांकन करते समय शिल्प से परिचित अवश्य होना होता है। कथा के शिल्प के कारण छोटी सी कथा में हमें एक संपूर्ण जीवनानुभव की प्राप्ति हो सकती है। कहीं कहीं एक वाक्य में भी आपको कथा मिल जाएगी जिसमें आपको संपूर्ण जीवनानुभव देखने को मिल सकती है। कुछ उदाहरण हमने आगे रूप कथा के प्रसंग में देने जाएंगे, किंतु ये प्रभावक शिल्प के कारण कथाओं की शैलियां भी प्रभावित होती है। अलग अलग कथाकारों की कथाओं में वर्ण विषय एक समान होने पर भी कथा शैली में भिन्नता ही कथा और कथाकार को नई पहचान देती है। कथाकार अपनी बात सीधे और सपाट ढंग से नहीं कहता है, किंतु बिंबों, प्रतीकों, मिथकों और तथा काल्पनिक जगत के आधार पर यथार्थ से जुड़े अपने विचार और भाव व्यक्त करता है। यह कहने का अपना ढंग है, तरीका है।
शैली है जो वर्णन विषय को कथा रूप प्रदान करता है। अब यहाँ अभी आवाज आ रही है ना मेरी? यहाँ देवप्रयाग में यस सर, यू आर ऑडिबल। नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। हाँ, तो आ रही है इसलिए सर। मैं अपने आप मुझे ये लेफ्ट कर दिया है। अभी तो आवाज आ रही है ना? जी यस आ सर, यू रही है। अच्छा, तो अपने आप वो बंद हो गया था जो भी है। तो इसलिए अधिक विस्तार न करते हुए किसी समय वो नेटवर्क जा सकती है। तो जो शैलियाँ है जैसे दृश्यात्मक या चित्रात्मक शैली, परिदृश्यात्मक या चित्र व्यंजनात्मक शैली, जी आ रही ना? वर्णनात्मक या इतिवृत्तात्मक या ऐतिहासिक शैली, व्याख्यात्मक या विश्लेषणात्मक शैली, मनोव्यापारात्मक या मनोवैज्ञानिक शैली, जिसे चरित्र के विकास है तो सर्वाधिक उपयोगी और शैली माना गया है, संवादपरक और नाटकीय शैली जिसमें संवादों की प्रमुख भूमिका होती है, और प्रतीक योजना या प्रतीकात्मक शैली जिसमें अमानवीय एवं अमूर्त प्रतीकों के द्वारा मानव जीवन संबद्ध सूक्ष्म भावनाओं का चित्रण किया जाता है। इसी प्रकार बिंब विधान या बिंब परक शैली है जो अभिव्यक्ति के नए आयामों को उपलब्ध कराती है। सांकेतिक शैली जिसमें सांकेतिकता का सूक्ष्म उपयोग होता है। हास्य व्यंग्य शैली, यात्रा वृत्तात्मक शैली जहाँ कल्पना और मौलिक उद्भावना का तत्व कम होता है और वृत्त वर्णन, स्थल वर्णन, परिवेशीय पर्यावरणीय वर्णन इत्यादि अधिक होते हैं। वो एक रिपोर्टिंग की तरह होता है। साथ ही संस्मरणात्मक शैली, पत्रात्मक शैली एवं डायरी शैली, इसको भी एक शैली के रूप में मान्यता मिली है आज के साहित्य में। जहाँ तक वस्तुगत परिवर्तन की बात है, आज का रचनाकार सामाजिक विसंगतियों को अपनी कथाओं का विषय बनाता है। सांप्रतिक समाज अतिशय विषमताग्रस्त है। सर्वत्र विषमता, घर में, परिवेश में, समाज में, राष्ट्र में, संसार में, सर्वत्र एक और प्राचुर्य तो अन्यत्र अभाव, एकत्र विलास तो अन्यत्र बुभुक्षा। यह स्थिति हमें अनायास प्रसिद्ध साहित्यकार कवि भर्तृहरि की सूक्ति का स्मरण दिलाती है। क्वचित भूमौ सज्जा क्वचिदपि च
पर्यङ्कशयनं क्वचित् शाकाहारः क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः क्वचित् कन्थाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो न जाने संसारः किममृतमयः किं विषमयः। दुर्नीति पापाचरण सर्वत्र। कोई सर्वविध संपन्न होते हुए भी अधिक उपार्जन के लिए लोभ से पापाचरण करता है। पक्षांतर में कोई दूसरा बुभुक्षा से पीड़ित होकर के दुर्नीति करने के लिए विवश होता है। लेकिन हमारे संविधान में सभी के लिए समान दंड विधान है। यही वस्तुतः आज के कथाकारों को प्रेरित करती है। ये एक विसंगति की बात हमने बताया और तमाम विसंगतियां हैं जिनको आज का कथाकार अपना कथा का विषय बना रहा है। गद्य साहित्य की परंपरा में 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में दत्त व्यास ने ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित शिवराज विजयम नामक राष्ट्रीय भावनात्मक गद्य काव्य की रचना की और इसे उपन्यास विधा माना गया है। स्वतंत्रता के पूर्व पद्य काव्यों की बहुलता रही है, किंतु शिवराज विजय के बाद संस्कृत गद्य काव्य ने अपनी विशिष्ट पहचान बना ली है। अन्य देशी विदेशी भाषाओं के साहित्य से संपर्क संस्कृत को जीवंत बनाए रखने में सफल भूमिका निभा रही है। आधुनिक संस्कृत काव्य शास्त्र की जो स्थिति है उसमें अगर हम गद्य काव्य की परिभाषा भेदोपभेद कैसे है उस पर थोड़ा सा विचार करना भी आवश्यक है। आधुनिक काल में यद्यपि संस्कृत गद्य साहित्य मुख्यतः कथा उपन्यास के भेद में विभक्त दिखता है, किंतु कथा के अनेक प्रसिद्ध भेद भी सामने आए हैं, जैसे कथानिका, लघु कथा, दीर्घ कथा, जो हम चर्चा जिसकी हम कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त एक और जहाँ कथाओं के आकार के प्रकार की दृष्टि से टुप कथा, डायरी विधा, डायरी कथा जिसको दैनंदिनी कहते हैं, दैनंदिनी कथा, पत्र कथा आदि विधाएं जन्म ले रही है और विषय वस्तु की दृष्टि से भी कथाओं के अनेक भेद संभव है, जैसे ऐतिहासिक कथा, प्रणय कथा, स्पर्श कथा, कांतार कथा, मनोवैज्ञानिक कथा, सामाजिक कथा, पौराणिक कथा, आत्मकथा, यात्रा कथा, जीवन वृत्त कथा, ललित कथा, हास्य कथा, व्यंग्य कथा आदि। जो कथा सरित पत्रिका जो पाठक पढ़ रहे हैं, जो जहाँ ये जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं उनमें से बहुत कथा सरित पत्रिका से परिचित है। इन कथाओं के सभी भेद जो हमने बताया है, ऐसी कथाएं आज उस पत्रिका में प्रकाशित हो रही हैं। केवल हम नाम गिनाने के लिए नहीं है, हर अंक में ऐसी कथाएं आप देख सकती हैं। आधुनिक संस्कृत काव्य शास्त्रियों ने गद्य की इन नवीन विधाओं के लक्षण अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किए हैं। समकालीन संस्कृत साहित्य में वस्तु, शिल्प, विधा, छंद एवं भावबोध आदि की दृष्टि से अनेक परिवर्तन देखे जा सकते हैं। इन परिवर्तनों की समीक्षा प्राचीन काव्य शास्त्र के आधार पर करना उचित नहीं है, क्योंकि प्राचीन काव्य शास्त्र अपने समय तक उपलब्ध रचनाओं के आधार पर लिखे गए हैं। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समकालीन संस्कृत साहित्य के अनुरूप आधुनिक काव्य शास्त्रों की रचना भी उतना आवश्यक है जितना समकालीन संस्कृत साहित्य का सर्जन। आधुनिक संस्कृत गद्य साहित्य की रचनाओं में आकार की दृष्टि से उपन्यास सबसे पहले आता है, अतः उपन्यास से ही विषय को आगे बढ़ाना चाहेंगे। उपन्यास को अंग्रेजी में नोवेल, या अगर उड़ीसा में आप जाएंगे तो वो नॉवेल ऐसा कहेंगे, भी का उच्चारण भ ही कर देते हैं, वो उड़ीसा में इसको नॉवेल कहेंगे। तो यहाँ अगर उत्तर भारत में देखेंगे उसको नोवेल ऐसा कहेंगे। गुजराती में नवल कथा, मराठी में कादम्बरी, बांग्ला में गल्प या उपकथा कहा जाता है। उपन्यास का लक्षण आधुनिक काव्य शास्त्रियों ने किया है, तो हमने भी काव्य तत्व समन्विति में कुछ लक्षण किया है। तो
और अभिराज रसोभूषण भूषणम में भी आप इसका देख पाएंगे उपन्यास का कुछ लक्षण। तो उनका कहना है, अभिराज राजेंद्र मिश्र जी का, उपन्यास में किसी कालखंड का जनजीवन दर्पण में उतरे प्रतिबिंब की भांति विस्तार पूर्वक सांगोपांग विन्यस्त होता है। कथा आख्यायिकयोः कश्चिन मिश्र भेदोपि सांप्रतम, ये अभिराज जसो भूषणम का है। कथाख्यायिकयोः कश्चिन मिश्र भेदोपि सांप्रतम उपन्यास इति ख्यातो भाषांतर प्रतिष्ठितः। कालखंड विशेषस्य समग्रं जनजीवनं प्रतिबिंब इवादर्शे न्यस्तमत्र सविस्तरम आदि। रास बिहारी द्विवेदी जी ने अपनी नव्य काव्य तत्व मीमांसा, जो दुर्वा पत्रिका में प्रकाशित है, उसके उपन्यास की परिभाषा ऐसे करते हैं: गद्य काव्य बृहद्बंध उपन्यासो विधीयते अस्मिन् युगोचितं वस्तु पात्रं कवि समीहितं देश कालोचितं चित्रं गद्य शिल्प मनोहरं कल्पितं चापि तत्सर्वं यथार्थं सत्प्रतीयते। अपने काव्य तत्व समन्वित में हमने उपन्यास का लक्षण इस प्रकार किया है: अर्वाचीनस्तु कालोऽयं नवकाव्य प्रसंगतः काव्य वैभव संभारे स्वर्णिमो युगोच्यते गद्य साहित्य वैशिष्ट्यं युगेस्मिन् सुप्रतिष्ठितम् उपन्यास विधाचात्र नवीना कल्पनामता। उपन्यासश्च कोशेषु वाक्योपक्रम उच्यते न काम्य शाब्दिकार्थोत्र पारिभाषिक इष्यते। उपन्यासः प्रसंगेऽस्मिन् योगरूढो भवेत् क्वचित् प्रवर्तते न काव्यस्य वाक्योपक्रममन्तरा। पद्ये यथा महाकाव्ये पूर्णवस्तु विवेचनम उपन्यासात्मके गद्ये पूर्णवस्तु विचित्रणम। आप ये कह सकते हैं काव्य में जो महाकाव्य की स्थिति है, वही स्थिति गद्य में उपन्यास की। अवसरो महांस्तत्र वर्णनार्थं च वर्तते कवि स्वकल्पनाभ्योत्र स्वरूपं दातुमर्हति। चित्तानुकर्षिणी भाषा गद्य शिल्पं जुगोचितं शब्दाडंबरराहित्यं गद्ये सांप्रतिके पुनः। कथा च बाणभट्टस्य कादम्बरी च मन्यते उपन्यास विधायास्तु पुरातनं रूपं क्वचित्। उपन्यासो विशालोऽस्ति लघुभूता कथा मता उपन्यासो यथार्थेन चाख्यायिकी पुरातनी। अंबिका दत्त वर्यस्य व्यासस्य रचना नवा विजय शिवराजस्य चोपन्यासोऽस्ति संस्कृते। मथुरानाथ भट्टस्य चादर्श रमणी पुनः, आदर्श रमणी मथुरानाथ भट्ट की है, मथुरानाथ भट्टस्य चादर्श रमणी पुनः उपन्यासो नवीनोस्ते साहित्य समकालिके। ये एक नाम हमने लिया है। हमने एक्चुअली केवल लक्षण नहीं बताया, पूरा उपन्यास का इतिहास और उसका स्वरूप भी इसे लक्षण में देने का प्रयास किया है। प्रवर्तमान समय को संस्कृत नवलेखन का स्वर्णिम युग माना जाता है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में अंबिका दत्त व्यास की रचना शिवराज विजय से संस्कृत उपन्यास का गौरवशाली प्रारंभ माना जाता है। प्राचीनता की बात करें तो कादम्बरी भी एक उपन्यास है। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने सामाजिक विषय वस्तु पर जो उपन्यास लिखा है आदर्श रमणी, जिसकी चर्चा हमने अभी किया, उसमें इसी उपन्यास से संस्कृत साहित्य में उपन्यास विधा को नया मोड़ मिला है। इसी समय भट्ट रमानाथ शास्त्री का समान विषय आधारित उपन्यास दुखिनी बाला प्रकाशित हुआ। बलभद्र शर्मा के उपन्यास वियोगिनी बाला में भी नारी वेदना का करुण चित्रण है। संस्कृत में मौलिक एवं अनुदित उपन्यासों की लंबी सूची है, पर हम इस वक्तव्य में अपने को आगे भी ले जाना है और कथा तक ले जाना है, इसलिए हम इसमें कुछ अधिक बात न करते हुए जो कथा साहित्य है उसकी एक प्रस्तावना में हमने परिभाषा रखी है। पहले एक प्रस्तावना दी, फिर इसके आगे परिभाषा में सभी कथा विधाओं का करूंगा। प्राचीना तो कथैवास्ति विधापि नवीनामता कथ धातुश्च निष्पन्ना प्रबंध कल्पना कथा। प्रबंधस्याभिधेयस्य कल्पना च कथा मता प्रबंधेन कल्पना भी कथा भवितुमर्हति। बहुवनृता कथैव स्यात् स्तोक सत्या भवेत् पुनः आख्यायिका प्रसिद्धा अस्ति सा च परंपरा श्रिता।
जो आधुनिक संस्कृत कथा का साहित्य है उसका स्वरूप हमने काव्य तत्व समन्वित में इस प्रकार लिखा है। कथाया बहुभेदास्तु आधुनिक युगे मताः लघुतरा काचित् लघुतमा काचित् पुनः उपन्यासस्य दृष्ट्या तु लघुभूता कथा मता जीवनस्यैकदेशस्तु निरूपितो भवेत् यतः शुद्धेश्यं रचिता चैषा लोकाभ्युदयकारिणी चरित्र चित्रणं चात्र कथा संवर्धकं मतम् शिल्प प्रतीक बिंबैश्च निबद्धेयं कथा क्वचित् लघु दीर्घ स्वरूपं च साहित्ये समकालिके कथायां घटनावृत्तं सविस्तारं च वर्ण्यते चरित्राणां विकासोत्र स्थानं विकासे अत्र स्थानं पर्याप्तमिष्यते उपन्यासांशभूतायां चारुगद्य चमत्कृतेः भूमिका नैकपात्राणां कथा विस्तार सर्जने। कथा का इसे इतिहास मानव सृष्टि के इतिहास के समान ही प्राचीन है। आदिम युगों की कथा से लेकर आज की सुगठित एवं कलापूर्ण कथा को दृष्टि पे रखकर कथा को परिभाषित करना असंभव नहीं तो अति कठिन है। गद्य विधा में भी कथा विधा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। कविता की अपेक्षा कथा सामान्य जन के निकटतर है। कथा की संप्रेषणीयता कविता की अपेक्षा सहजतर है। कथा के माध्यम से चरित्र विशेष का या जाति विशेष का या वर्ग विशेष का संप्रदाय विशेष का सुष्ठु चित्रण संभव है। कथा चरित्र की मनोवेदना या मनोभावना शिल्प कौशल के से चमत्कृत होकर पाठकों के चित्त को मोह लेता है। कथा के पाठक कथा वार्ता से प्रभावित होकर कथा चरित्रों के साथ एकाकार हो जाते हैं। उससे वो कथा चरित्रों के सुख दुख को अपना मान लेते हैं। यही अपना अपनत्व का अनुभव होता है। कहने का तात्पर्य है कथा यानी कहना है। यह मानव की शाश्वत प्रकृति है। अपने सुख दुख विचार भावनाओं आशाओं अपेक्षाओं तर्कों चिंताओं को जब मनुष्य कलापूर्ण ढंग से कहता है तो वह कथा बन जाती है। वस्तुतः कथा में जीवन की किसी भी महत्वपूर्ण घटना एवं परिस्थितियों को व्यक्त किया जाता है। कथा लोक जीवन की विधा अधिक है और साहित्य की विधा कम है। जब हम संस्कृत कथा साहित्य के परिवर्तित परिदृश्य की बात करते हैं तो इसमें पहले संस्कृत कथा साहित्य के चिराचरित स्वरूप को भी जानना आवश्यक है। अर्थात संस्कृत कथा साहित्य का मूल या प्राचीन स्वरूप क्या है यह जाने बिना हम आज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत कथा साहित्य में आए परिवर्तनों को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। कहने की आवश्यकता नहीं है कि कथा साहित्य गद्य काव्य का ही एक अंग है। तो कथा की परिभाषा बहुत पूर्वाचार्यों ने भी किया है और बाद के आधुनिक काव्य शास्त्रियों ने भी किया है। पर बाणभट्ट ने जो परिभाषा की है वो मेरे विचार से सर्वोत्तम है और आज भी प्रासंगिक है। कथा जनस्याभिनवा बधूरिव जो स्फुरत कलालाप विलास कोमला करोति रागम हृदि कौतुकाधिकम रसेन सज्जाम स्वयं अभ्युपागता कथा जनस्याभिनवा बधूरिव। वही कथा जनस्य अभिनव बधूरिव यानी नई नवेली दुल्हन जैसी है। तो कहने का तात्पर्य है घर में आई नई बहू जैसे सबकी प्रिय पात्र होती है इसी प्रकार कथा आम आदमी की प्रिय विधा होती है। प्राचीन भारत में कथा लोकप्रिय रही है। पंचतंत्र आदि इसका प्रमाण है। संभ्रांत राजकुमार एवं सामान्य छात्र गुरुकुल में रहकर परस्पर कथाओं के कथन एवं श्रवण से ज्ञान विज्ञान परक विषयों को जानते थे पढ़ते थे। आज भी घर में बच्चे दादा दादी नाना नानी से प्रेरणापद कथा सुनते हैं। युग परिवर्तन के साथ यद्यपि जीवन मूल्यों मान्यताओं में परिवर्तन आ गए हैं तथापि शिक्षा क्षेत्र में कथाओं की सार्थकता आज भी अनुभूत है। सामाजिक समस्याओं में परिवर्तन से प्रांतीय भाषा प्रभाव से नीति रीति रुचि मान्यताओं में परिवर्तन से 20 शताब्दी में और 21वीं शताब्दी में विरचित कथाओं के विषय वस्तु में प्रभुत्व परिवर्तन हुआ। जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया है
मनुष्य की कार्यव्यस्तता के कारण कथा का स्थान लघु कथाएं आज लिए है। लघु कथा के स्थान फिर टूप कथा, पुट कथा इत्यादि आ गई है, जिसकी चर्चा हम करेंगे। इसलिए जब सभी विधाओं पर कुछ बातें करना है, इसलिए हम कोई विस्तार न करते हुए केवल जो पाश्चात्य काव्यशास्त्री हुए हैं उन लोगों के मत में कथा का क्या लक्षण है थोड़े से बताते हुए, जैसे एडगर एलन पो एक पाश्चात्य विद्वान हुए हैं जिन्होंने कथा को इस तरह से परिभाषित किया, ये स्टोरी इज ए नैरेटिव शॉर्ट एनफ टू बी रीड इन ए सिंगल सिटिंग, written to make an impression on the reader, excluding all that does not forward that impression and final it in itself. इस परिभाषा में पर्याप्त सत्य है, किंतु रसोदय करने वाले कई अन्य आख्यान भी इसमें आ सकते हैं। अतः इसमें कथा का पूर्ण परिचय नहीं मिलता है। एच.जी. वेल्स उनके अनुसार शॉर्ट स्टोरी, जो लघु कथा, शॉर्ट स्टोरी इज ए स्टोरी विच कैन बी रीड एट ए सिंगल सिटिंग। एक ही बैठक में आप इसको पूर्ण कर सकते हैं, ये लघु कथा का है। तो सर हेपर पॉल उनके अनुसार कहानी होनी चाहिए, अर्थात उसमें घटित होने वाली घटनाओं दुर्घटनाओं का लेखा जोखा होना चाहिए और आकस्मिकता से पूर्ण होनी चाहिए। वो एक वैशिष्ट कथा के ये होना चाहिए, आकस्मिकता उसमें आनी चाहिए। उसमें क्षिप्र गति के साथ साथ अप्रत्याशित विकास हो जो कौतूहल द्वारा चरम बिंदु और संतोषजनक अंत तक ले जाए। कहने की आवश्यकता नहीं है कि आज की कहानी आकस्मिकता, अप्रत्याशित विकास, क्षिप्रता एवं कौतुक से बहुत आगे निकल गई है। विलियम हेनरी हडसन कहते हैं, कहानी को हमें इस रूप में प्रभावित करना चाहिए कि वह रूपरेखा में पूर्णतः स्पष्ट, संतुलित, उद्देश्य के लिए पर्याप्त विस्तृत, किंतु भीड़ भाड़ के तनिक भी संकेत से रहित और अपने ताने बाने में पूर्ण, इस परिभाषा में उपन्यास भी आ जाएंगे। तो इस तरह से प्रेमचंद जो है उन्होंने कहा है कि कथा एक रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसका चरित्र, उसकी शैली तथा कथा विन्यास सब उसी भाव को पुष्ट करते हैं। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण और बृहद रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता है। उसमें न उपन्यास की भांति सभी रसों का मिश्रण होता है। तो इसी प्रकार और भी बहुत काव्यशास्त्री हैं। चाहे गुलाब राय के मतानुसार छोटी कहानी स्वतः एक पूर्ण रचना है जिसमें एक तथ्य या प्रभाव को अग्रसर करने वाली शक्ति केंद्रीय घटनाओं के आवश्यक परंतु कुछ अप्रत्याशित ढंग से उत्थान पतन और मोड़ के साथ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला कौतुकपूर्ण वर्णन है। अब अज्ञेय जी का भी मत है, कहानी जीवन की प्रतीक्षाएं है और जीवन स्वयं में एक अधूरी कहानी है, एक शिक्षा है जो उम्र भर मिलती है और समाप्त नहीं होती है। और अन्य लोगों के भी परिभाषाएं यहाँ हमने देने का प्रयास तो किया है, लेकिन समय का अभाव है क्योंकि अधिक समय हो चुका है कि कुछ जो नई विधाएं हैं कथा की उसको उस पर भी थोड़ा सा बताना जरूरी है। तो कथा के कुछ अवान्तर भेद होते हैं, अवधारणात्मक भेद और कला तत्वाधृत कथा भेद और विषयात्मक कथा भेद, ये संरचनात्मक कथा भेद, ये सब भेदों पर हमें बात न करते हुए और आगे कुछ लघु कथा से आप लोग प्रायः परिचित हो चुके हैं और हमारे जो आधुनिक काव्य शास्त्री हैं उन लोगों ने भी लघु कथा का कुछ लक्षण दे रखा है। जैसे अविराज यशोभूषणम में राजेंद्र मिश्र ने नाति विस्तृत संदर्भा विद्युद्दुन्मेष सन्निभा नूनम लघु कथेयं स्यात् एकपात्रावसायिनी अल्पाक्षरा अल्पपात्रा भी कथा लघ्वी महीयते एवं उल्कापिंड सदृश्याख्याव्या वृत्तंत्री झंकृति क्षमा। इस तरह के एक बिजली सी कौंध जाती है कथा, ये लघु कथा। हमने भी कव्य तत्व समन्विति में इसका लक्षण किया है।
संस्कृतेद्य कथास्थाने लघुकथा विशिष्यते अस्या विधाया साम्राज्यं कथा जगति दृश्यते कथा दीर्घकथा प्रोक्ता लघ्वी लघुकथा लघ्वी चासो कथा चेति व्युत्पत्ति सर्वसम्मता दीर्घ कथा या समापयितुं शक्या त्वेकस्मिन् उपवेशने या समापयितुं शक्या एकस्मिन् उपवेशने त्वेकस्मिन् उपवेशने एक बैठक में जो समाप्त की जा सकती है उस लक्षण को हमने और भी उसका विस्तार से स्वरूप हमने बताया है, लेकिन लघु कथा पर हम अधिक बल न देते हुए आगे और जो नई विधाएं आ गई हैं उस पर हम विचार करेंगे। इस लघु कथा में भी कुछ सोपज्ञ लघु कथा होते हैं, कुछ प्रेरित लघु कथा होते हैं। तो लघु कथा संग्रहों की एक लंबी सूची है, हमारे भी 3-4 लघु कथा संग्रह है। निर्वसन, बहुक्षा, जिज्विषा आदि, रविंद्र पंडा जी का छिन्न छाया, इनके राजेंद्र मिश्र जी का कथा संग्रह है, चित्रपर्णी आदि। और दीर्घ कथा की बात नहीं करेंगे। टूप कथा जो आज एक नई विधा के रूप में है, आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि पूरा विस्तार से बताना अभी संभव नहीं होगा, समय अधिक हो चुका है। तो टूप शब्द का अर्थ है संक्षिप्त टूप, क्योंकि मीमांसा में श्लोक वार्तिक की एक टीका, तंत्र वार्तिक की एक टीका है कुमारिला भट्ट की टूप टीका, तो वो संक्षिप्त अर्थ में वो प्रयोग है। और जो पूट कथा है, पूट मतलब एक पृष्ठ होता है, एक पेज, 1 पेज या आधा पेज में भी जो आता है उसको पूट कथा करें। कम से कम ज्यादा से ज्यादा 1 पेज हो सकता है, उसको पूट कथा कहते हैं। और टूप कथा जो अत्यंत संक्षिप्त कथा है उसको टूप कथा कहते हैं। जो संभाषण संदेश का एक टूप कथा विशेषांक निकला था जो ये है, तो उसमें पहली बार टूप कथा को कथा के प्रसंग में प्रयोग किया गया था। इसके बाद अन्य प्रयोग किया और इसमें इसका लक्षण हमने अपनी काव्य तत्व समन्वित में टूप कथा का किया, क्योंकि अन्य जो आधुनिक काव्य शास्त्र है उसमें ये सब विधाओं का लक्षण मिलेंगे नहीं। तो इसलिए मैं इनको सब थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि युगे संघर्षशीलेऽस्मिन् प्रतिस्पर्धापरायणे सर्वेषां समयाभावो नितरां दृश्यते क्वचित् स्थाने दीर्घकथानां च तथा लघ्वी कथा अभवत् तद्वत् लघुकथा स्थाने चाति लघुकथा पुनः। हिंदी में जो अति लघु कथा आप देखेंगे, हिंदी के समाचार पत्र में छोटी छोटी कथाएं अति लघु कथा के नाम से, या आजकल उसी को लघु कथा करने लगे हैं। ये भी एक बात है, अब अति लघु कथा जो पहले लिखी जाती थी आज इसी को लघु कथा लिख रहे हैं। तो एक दिनात्मिका क्रीड़ा यदि लघु कथा भवेत् 20 षटकात्मिका क्रीड़ा टूप कथा पालकस्य वै। क्रिकेट में जैसे वनडे हो रही थी वो लघु कथा थी, आज टूप कथा जो है वो 2020 मैच है। ऐसा हमने वो स्वरूप बताने का प्रयास किया है। संक्षिप्तार्थेपि टूप शब्द सुप्रयुक्तोस्ति वाङ्मये टूप कथा इत्यते चातः संक्षिप्ता वैवापनः। पुटकथोच्यते या स्यात् चैकपुटात्मिका कथा, जो एक पुटात्मिका मतलब एक पृष्ठ का हो, पुट कथा क्वचित् तत्र टूप कथार्थे प्रयुज्यते। इस प्रकार हमने इसका एक स्वरूप बताया है। और दैनंदिनी कथा इसमें ज्यादा कुछ बताने का नहीं है। आप जानते हैं जो डायरिया लोग लिखते हैं वो एक गद्य रूप में लिखते हैं, तो उसको दैनंदिनी कथा के रूप में या दैनंदिनी गद्य विधा के रूप में इसकी स्वीकृति है। तो काव्य तत्व समन्विति में हमने दैनंदिन का परिभाषा इस तरह से किया है। संस्कृत गद्य साहित्य से आधुनिक युगे पुनः दैनंदिनी विधा काचित् नवीना च विधा मता उच्यते डायरी विधेशा चांग्ल नामानुसारिणी एतदात्मकथायाश्च रूपम वै परिवर्तितम्। आत्मकथा विधायां च पूर्णातीतः प्रकाश्यते दैनिकानुभवस्तत्र दैनन्दिन्यां च लिख्यते। दैनन्दिन्यां न लालित्यम् आत्मकथासु सदृशम् आत्मकथा विनिर्माणे दैनन्दिनी सहायिका।
गद्यकाव्यस्य दृष्टिः सा न महत्त्वातिशायिनी स्पष्ट कथन वैशिष्ट्यम नैकट्यम लेखकेन वै। स्पष्ट कथन भी होगा और लेखक का अति निकट होता है, क्योंकि अपनी बात वहाँ वो करता है लेखक। इदमित्थं स्वरूपेण लक्षणं नास्य दृश्यते कैश्चित् पुस्तक रूपेण प्रकाश्यते च दैनिकी। महादेवस्य तथात्र भागत्रये प्रकाशितं क्वचित् साहित्यिकं रूपं दैनन्दिन्याश्च दृश्यते। मुको रामगिरिर्भूत्वा यथा हर्षदेवस्य वै। मुको रामगिरि भूत्वा, ये जक्षस्य बासरिका नाम से पहले कथा का चरित में प्रकाशित हुई था धारावाहिक के रूप में, वो बाद में प्रकाशित हुआ है पुस्तक के रूप में। तो इस प्रकार की पत्र कथा है। और आप प्रफुल्ल कुमार मिश्र जी के पत्र प्रिया एक गद्य रचना है, उसको आप पत्र कथा की श्रेणी में ले सकते हैं। उसका भी लक्षण हमने किया है। मैं नहीं समझ पाता हूँ कि किसका कितने का लक्षण हम यहाँ बता पाएंगे। विदुषा लिख्यते पत्रम लेखकेनाथ केनचित् तस्य साहित्यिकं रूपं भवेत् तत्र प्रकाशितं। पद्येन लिखितं पत्र पत्रकाव्यं यदुच्यते गद्य विनिर्मितं तच्च पत्रकथा निगद्यते। वैदेशिके च साहित्ये स्वीकृता च विधा न वा गद्यकाव्य विधात्वं च कस्यापि भारते क्वचित्। आत्मीयं लिख्यते पत्रं ह्यन्तरङ्गक्षणेषु वै साहित्यिकं च सौन्दर्यं यदि तत्र भवेत् पुनः अभिव्यक्ति कला दृष्ट्या मनोहरति चेत पुनः तदेव पत्र साहित्यम गद्ये पत्रकथा मता। इसी को हम पत्रकथा कहें। अब इसकी फिर एक चित्रकथा, जो आप जानते हैं, जो कॉमिक्स कहा जाता है अंग्रेजी में। संस्कृत में आज संभाषण संदेश आदि पत्रिकाओं में देखेंगे आज चित्रकथा भी थोड़ी थोड़ी लास्ट में या कवर पेज में कहीं प्रकाशित होती है। लोके हमने इसका भी एक स्वरूप बताया है। चित्राणां माध्यमेन अत्र कथानां प्रस्तुतिर्जतः लोके चित्रकथा नाम्ना नवाविधा प्रसिद्ध्यति। प्रायशोऽत्र कथाः सन्ति चेतिहास पुराणयोः अतिमानव संबद्धा भवन्ति वा कथाः क्वचित्। कथा संबन्धस्तथैव स्यात् यथा बालमनोहरे भाषा भावादि विन्यासः बालोचितस्तु सर्वथा। भारते सर्वभाषासु चित्रकथा विशिष्यते कथैषा चांग्ल भाषायां कमिक्स नामना प्रसिद्ध्यति। इस प्रकार और भी है रेखा चित्र कथा, इसको स्केच कहा गया है। और इसमें हमने रेखा चित्र ही कथा चेत स्या, ये काव्य तत्व समन्वित में इसका लक्षण हमने है। रेखा चित्र ही कथा चेत सा रेखा चित्र कथोचित रेखा स्थाने च शब्दानां प्रधानता भवेत् पुनः अतएव विधा चेयं शब्द चित्रं च कथ्यते यत्र चात्याल्प शब्दैश्च कथा कलात्मिका भवेत्। स्केचेति चांग्ल शब्देन चित्रकला तु बुध्यते चित्रकारेण रेखाभिः तत्र दृश्यांकनं भवेत्। तो इसी प्रकार के उसका भी स्वरूप हमने बताया। और आगे है स्वरूप, लेकिन हम अधिक इसमें बात करेंगे तो और कुछ विधाएं छूट जाएगी मैं सोचता हूँ। और 5 मिनट में सारी विधाओं को थोड़ा सा बताते हुए मैं विराम लूंगा। जैसे स्पर्श कथा है, जो डिटेक्टिव स्टोरी कहते हैं। आप जानते हैं स्पर्शानिका जो है वो स्पर्श धातु से बना है। स्पर्श धातु का अर्थ होता है जो गुप्तचर अर्थ में अच्छा प्रयोग है। क्या है, शिशुपाल वध में कहा गया है राजनीति रपस्पसा शब्द विद्येव नो भाति राजनीति रपस्पसा। जो अपस्पसा राजनीति ही न भाति, यथा शब्द विद्या जैसे व्याकरण जो है पस्पसानिक के बिना शोभा नहीं पाते हैं, इसी प्रकार। तो कहने का मतलब है स्पर्श शब्द जो है गुप्तचर अर्थ में प्रयोग है, इसलिए शिशुपाल वध आदि में इसका प्रयोग हुआ है। तो एक स्पर्श कथा विशेषांक संभाषण संदेश में निकला था, डिटेक्टिव स्टोरीज। तो उसी तब से फिर स्पर्श कथा लिखे गए हैं। नारायण दास ने एक संग्रह ही इस पर कर दिया, कथा संग्रह हत्याकारी कहा नाम से। तो उसका हमने एक लक्षण किया था, कथा चेत अपराधिया प्रतिशोधात्मिका पुनः प्रतिशोधात्मिका हत्या क्वचिच्च दर्शनाश्रिता कथारंभे कथा मध्ये रहस्यं तु भवेत् ध्रुवं गुप्तचरे रहस्यं च कथांतेनु प्रकाश्यते। तो लास्ट में जो सस्पेंस बना रहता है वो लास्ट में ही इसका प्रकाश होता है। प्रायो गुप्तचरार्थे तु स्पर्श शब्द प्रयुज्यते एवं अन्वर्थ नाम्नी सा स्पर्श कथा महीयते।
और आगे त्रासद कथा, एक नई विधा हॉरर स्टोरी जो उसमें संस्कृत में भी लिखे जाने लगा है। ये कि नारायण दास ने एक नरेंद्रपुरियम रेल स्थानकम एक कथा संग्रह उसका प्रकाशित हुआ, जिसमें हॉरर स्टोरीज। तो हॉरर स्टोरी में क्या होता है, ये इसका लक्षण हमने इस तरह से किया। त्रासद कथा कथाया सर्जनम प्रायः परिवेशे भयानके उद्दीपन विभावश्च भवेत्तु परिपोषकाः स्थानं च निर्जनं प्रायो रात्रेः विभीषिका क्वचित् कुक्कुरशृगालादीनाम् अकस्मात् वर्षणं पुनः आलुलायिता केशाचित् श्युतसाटी परिहिता भ्रमति निर्भयं रात्रौ गृहीत्वा सिक्तवृत्तिकां श्रुतश्चलति चेत् जानं रहस्यं वर्धयेत् क्वचित् प्रेतानां मट्टहासश्चेत् रक्तपानमहोत्सवः प्रेतात्मनः प्रतिशोध विभश्च भयमिश्रितः चित्ते भीतिं रसमुत्पाद्य चित्तं रचयति मुहुः भूतप्रेत पिशाचैश्च सम्बद्धा स्यात् कथा यदि त्रासदानात् कथा चैषा भवेत् त्रासद संगीता। तो त्रासदान वो भय उत्पन्न करता है, इसलिए इसको त्रासद कथा कहेंगे। और जैसे फिल्मों में आप देखते हैं, कहीं दूर से कुत्ता भौंकेगा या सो श्रृगाल भौंकेगा, और कभी है गाड़ी है वो स्वयं चल पड़ती है, कहीं टैक्सी खड़ी हो स्वतः चल पड़ती है, या कोई महिला जो है एक कैंडल ले करके गाना गाती हुई निकल जाती है सफेद साड़ी पहन के। इस तरह के जो वातावरण बनाए जाते हैं कथा के, तो वो वातावरण बना करके उसका ये करते हैं, ये त्रासद कथा का निर्माण करते हैं। संस्कृत में ये हो रही है, ये मुझे बताना था। और कांतार कथा, राजेंद्र मिश्र जी का कांतार कथा एक प्रकाशित हुई है संस्थान से, जो जंगल स्टोरी, जंगल बुक है, उसके आधार पर उन्होंने इसको लिखा है। वही पात्र है, वही ये है, लेकिन ये कि संस्कृत परिवेश उसको उन्होंने प्रदान किया है। मैंने काव्य तत्व समन्विति में इसकी परिभाषा इस तरह से की, कथा वन संबद्धा स्यात् बाल मनोविनोदिनी भाषा भी सरला तत्र शैली कथानुरूपिणी स्वाभाविकं भवेत् तत्र चारण्य तथा तथ्य वर्णनम, अरण्य के तथ्य वर्णन हो। कथा कांतार नामनी सा पशु पक्षी कथान्यता, तो उसमें पशु पक्षी कथा भी आ जाते हैं। हास्य व्यंग कथा को बताने की जरूरत नहीं, ये सब आपको स्वतः स्पष्ट है। उसकी परिभाषा हमने किया था, कथा गुणा समय चात्र न भेदो वस्तु शिल्पयो। कथा में जो वस्तु शिल्प है वही हास्य व्यंग कथा में भी है, किंतु क्वचित दीर्घा भवे लघ्वी हास्य रस संबंधिता शुद्ध हास्यम भवे जत्र सैव हास्य कथा स्मृता व्यंग्य मिश्रित हास्य न व्यंग्य कथा भवे। एक जो अंतर है हास्य कथा और व्यंग्य कथा में, उसमें जहाँ शुद्ध हास्य होता है वो हास्य कथा है, और जो व्यंग्य मिश्रित हास्य होता है वो हास्य होता है, वो व्यंग्य कथा है। इसी प्रकार आत्मकथा है, उसका भी हमने लक्षण कर रखा है। जीवन चरितम जत्र चात्मकथम भवेत् पुनः गद्य विनिर्मितम काव्यम आत्मकथा निवेद्यते उत्तम पुरुषस्यात्र प्रयोगस्तु विशेष्यते कथाकार स्वयं जत्र स्वचरित्रम च वर्णयेत्। उत्तम पुरुष प्रणाली में ये लिखित होता है क्योंकि कथाकार स्वयं अपनी कथा वहाँ सुनाता है। तो जीवनी लेखकस्य तत्तेनैव यदिवीक्ष्यते साहित्य गुण संयुक्ता आत्मकथा निगद्यते इति। और आगे उसका कुछ और अधिक स्वरूप बताए गए हैं इतने में, लेकिन बात स्पष्ट हो गई है। इसी तरह से एक संस्मरण कथा, जिसको रेमिनिसेंसेस या मेमोयर्स अंग्रेजी में कहते हैं, तो संस्मरण कथा भी लिखे गए हैं संस्कृत में। उसकी परिभाषा हमने इस तरह से किया था, घटिता घटनाजाश्च स्वजीवने विशेषतः स्मरणं यत्र तासां च संस्मरण कथोच्यते लेखकीयः प्रभावश्च भवेत् तत्र वैयक्तिकः एवं तद् भावनानां च तत्राङ्कनं भवेत् पुनः संस्मरणं द्विधा ख्यातं यथावृत्तं च सर्वथा परसंबद्धमेकं च व्यक्तिगतं तथा परम्। इस तरह से तो जीवन वृत्त कथाएं भी होती हैं। तो समय चूंकि अधिक हो चुका है, इसलिए जीवन वृत्त की परिभाषा हमने इस तरह से किया, जीवन वृत्तम अप्यत्र नवीन चरितात्मकम नवीन विधा स्वरूपम नवविधा स्वरूपम च गद्य काव्य विशिष्यते संबद्धा जीवनेन स्यात् यस्य कस्यापि कुत्रचित् कथा जीवन वृत्ताख्या चाधुनिके युगे मतम् घटनानां च वैशिष्ट्यं बाह्यान्तरिकयोर्जदा सा जीवनी स्वरूपात्र गद्य विधा महीयते महापुरुष गाथात्र प्रायश्च चाभिवर्ण्यते क्वचिद आश्रय धातुश्च कथा च तत्र निरूप्यते। इस प्रकार अब वो जो ये
कदाचित विदुषां चात्र तथा रूपायिता वेद जातोत्र सांग्रभाषायां बायोग्राफी निगद्यते। तो इस तरह से यात्रा वृत्त है वो गद्य में पद्य में उभयथा लिखा गया है। तो यथानुभूत यात्राया वर्णनम यत्र वर्तते यात्रा वृत्तम तदेवात्र चाधुनिके निगद्यते। ये ट्रैवलग जो कहा जाता है, यात्रा वृत्तांत काव्यस्य परिभाषा यथा कृता परिभाषा च साप्यत्र घटते नात्र संशय। हमने पहले वो यात्रा वृत्त काव्य का लक्षण दे रखा है, तो जो काव्य का जो लक्षण है वही लक्षण इसमें भी घटेगा। यहाँ तो हम काव्य की चर्चा कर नहीं रहे हैं, इसलिए आप इसको नहीं समझ रहे हैं। यात्रा वृत्तांत काव्य से परिभाषा तथा कृता परिभाषा च साप्यस्ति घटते नात्र संशय काव्यम पद्यात्मकम यच्च यात्रा काव्यम तदुच्यते गद्येन वर्णिता यात्रा यात्रा कथा तो कथ्यते। एवं ललित कथा उसकी परिभाषा न ललित निबंधत्व न गुणा हास्य व्यंग्य, ना वो हास्य व्यंग्य कथा है न ललित निबंध है। रीत्या ललितया चात्र कथा वस्तु प्रवर्तते न च व्यंग्य पराकाष्ठा हास्य चरमता न च समता परमाचात्र नए विषमता कुचित। ये ललित कथा है। ललित निबंध आप लोगों को स्पष्ट है, उसकी भी परिभाषा हमने किया है। नैव भवेन निबंधोयम न च कथा भवेत कुचित। ना ये निबंध है ना ये कथा है। कथा निबंध मध्य सेतुभूता विधापना, ये जो है एक बीज का है, कथा और निबंध के बीच में एक सेतु जैसा काम करता है। तथ्यात्मको भवेन नूनम न निरसो निबंधवत, लेकिन नीरस जैसे निबंध जैसा नीरस है वो नहीं हो सकता है, कथा जैसे सरस उसको होना पड़ेगा। भाषा च ललिता चात्र शैल्यपि ललिता पुनः रोचकता भवेत् तत्र संप्रेषणीयता तथा कथा वस्तु विहीनोपि कथावत सरसः क्वचित। कथा वस्तु नहीं होगी लेकिन कथावत सरस होगा, ये उसका वैशिष्ट्य है ललित निबंध का। तो इस तरह से प्रायः सभी विधाओं का हमने एक परिभाषा की है। समय क्योंकि हमने पहले गद्य भेद और कथा भेद इत्यादि पर अधिक समय ले लिया, इसलिए इनने जो नई विधाओं पर ज्यादा बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं था। फिर भी हमने सारी विधाओं को एक प्रकार से समेटने का यहाँ प्रयास किया है। आप लोगों ने बड़े धैर्य के साथ मुझे सुना है, इसलिए मैं आप सभी का एक बार धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही सुंदर शोधपरक सारगर्भित विचार हम सभी के समक्ष रखे और हम सब लोग बहुत अधिक लाभान्वित हुए। इतना बड़ा आधुनिक साहित्य जिसको आपने 1 घंटे में समेटने का भरपूर प्रयास किया और हम सब लोग इससे लाभान्वित भी हुए। मैंने सर का परिचय बताते हुए ये कहा था कि आप संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उड़िया और तेलुगु आदि भाषाओं में जो समकालीन हमारा संस्कृत साहित्य है और उसकी जो नवीन प्रवृत्तियां हैं जिसमें बाल कथाएं आदि भी आ रही हैं, तो इसका जो प्रणयन भी करते हैं और दूसरी भाषाओं से अनुवाद भी करते हैं। दूसरा एक तथ्य मैं और भी हमारे विद्वान वक्ता के संबंध में बताना चाहूंगी, जो कि हम सभी के लिए बड़ा गौरव का विषय है, कि जो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के द्वारा संस्कृत के प्रचार प्रसार हेतु दीक्षा पाठ्यक्रम बनाए गए थे, तो उस दीक्षा पाठ्यक्रम में जो उसकी स्वाध्याय की सामग्री थी, उस के प्रकाशन में और उस सामग्री के संकलन में भी हमारे विद्वान आचार्य प्रोफेसर बनमाली विश्वाल जी का महत्वपूर्ण योगदान था, उसके पाठमाला में, उसके संपादन में। और इस प्रकार से आपके द्वारा जो है व्याकरण आदि ग्रंथों पर तो काम किया ही गया था, और मुख्य रूप से जो आज की आवश्यकता है संस्कृत को भाषा तक पहुंचाने के लिए, जन जागरूकता फैलाने के लिए, उसमें आपने हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं में, उड़िया आदि भाषाओं में जो छोटी छोटी लघु कथाएं, बाल कथाएं, मौलिक रचनाएं आपकी हमें देखने को मिलती है। कविताएं, नाटक, कविता पद्य बंधा हमने अभी बताया ही था। तो इस तरह से आपकी 100 से अधिक रचनाएं हैं। इतने छोटे से
अवस्था में हम कह सकते हैं कि आपने इतना विविधतापूर्ण कार्य संस्कृत समाज के लिए किया है, जो कि एक बहुत बड़े पहाड़ के समान दिखाई देता है, लेकिन आपके लिए वह काम लघुता था। और आपने 100 से अधिक रचनाएं मौलिक रूप से अनुवाद किए, संपादन किए, लिखे और 4 भाषाओं में उसको जो है प्रकाशित आदि भी किया और समाज के सामने रखा। और आपकी विनम्रता ये है कि हमारे इस निवेदन को, हम जैसे अकिंचनीय निवेदन को आपने स्वीकार किया और आप हमारे निवेदन पर हम सभी के बीच आए और आपने अपने मौलिक महत्वपूर्ण शोधपरक सारगर्भित विचार हम सबके मध्य रखे। हम सभी इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं और हमारा महाविद्यालय परिवार और हमारा संस्कृत विभाग और मैं व्यक्तिगत रूप से आपके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षा अपनी यशस्विनी प्राचार्य डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगी कि वह हमारे अपना व्यक्त अतिथि विद्वान शिक्षक का धन्यवाद करने की कृपा करें। डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव। थैंक यू रीता, धन्यवाद। मैं प्रोफेसर बनमाली जी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने जो है बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही ग्राह्य भाषा में अपने वक्तव्य प्रस्तुत किया और ये बहुत ही हर्ष हो रहा है। ये मुझे जानकारी हुई कि गद्य में जो ट्रांसलेशंस हो रहे हैं संस्कृत में विभिन्न भाषाओं में, बंगला और अन्य साहित्य से, तो ये वाकई एक हर्ष का विषय है जो कि आम आदमी को नहीं मालूम है। आम आदमी संस्कृत का मतलब यही जानता है कि जो पहले से जो हमारा साहित्य अवेलेबल है सिर्फ वहीं पर उसी का अध्ययन और अध्यापन किया जाता है, लेकिन कंटिन्यूअस अगर विषय हमारा एनरिच हो रहा है, समृद्ध हो रहा है, तो ये हम भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। और सर ने बहुत ही अच्छे से अपनी बात को कहा और ये जान के मुझे और भी हर्ष है कि तमाम भाषा पे सर का फुल कमांड है। उड़िया जानते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, तो इतने 4 भाषाओं पे इनका इक्वल कमांड है। तो मैं सर का हृदय से सम्मान भी कर रही हूँ और बहुत उनका मैं अच्छा लगा। और मैं चाहूंगी, जैसा कि मैंने जितने भी इस श्रृंखला में जितनी भी पुष्प प्रस्तुत किए गए, वो उनमें सभी बहुत से विद्वत जन हैं जिन्होंने अपने अपने विचारों से हम लोग को अवगत कराया, अलग अलग एंगल से उन्होंने हम लोगों को ज्ञानवर्धन किया। तो मैं अपने विद्यालय की संस्कृत विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर रीता तिवारी और जो उनकी जो इनके साथ सहयोगी हैं डॉक्टर वंदना जी, उनका दोनों का धन्यवाद देती हूँ। और डॉक्टर रीता तिवारी बहुत ही एक्टिव हैं और एकदम ऊर्जावान है और हमेशा कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट को, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे जो भी विषम परिस्थितियां हो, कुछ ना कुछ अपने साहित्य को अपने डिपार्टमेंट में ऐसी गतिविधियां करती रहती हैं कि पूरा देश जुड़ जाता है। और जो विभिन्न भाषी क्षेत्र के लोग जब जुड़ते हैं, नॉन हिंदी स्टेट के लोग, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं सब सर से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जब नॉर्मल स्थितियों में आप सब लखनऊ अवश्य पधारें और हमारे महाविद्यालय आए और हम लोगों का सामने से ज्ञानवर्धन करें और एक ऐसा लाइव सेशन हो जिसमें हम सभी लोग उनको सुने, क्योंकि कभी ऑनलाइन के बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं कि देश विदेश लोग कनेक्ट हो जाते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, लेकिन दूसरा स्लाइटली एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि टेक्निकल एरर्स होने लगती हैं, कहीं कहीं आवाज स्लो होने लगती, डिम होने लगती, नहीं ऑडिबल नहीं रहते। अदरवाइज बहुत मजा आया। मैं सर का पुनः बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मुझे लगता है कि हमें इस सत्र का समापन यहाँ पर करना चाहिए, संपूर्ति। और एक बार पुनः मैं डॉक्टर बनमाली विश्वास जी, जो हमारे बड़े भाई समान है, अग्रज है, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी विद्वतजन जुड़े, शिक्षकगण, शोध छात्र इत्यादि, हमारे विद्यार्थी महाविद्यालय के और हमारे महाविद्यालय की
सम्मानित प्राध्यापिकाएं जिन्होंने इस कार्यशाला को, इस व्याख्यानमाला को चलाने में हमारा निरंतर सहयोग किया। मैं उन सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हुई इस व्याख्यान सत्र को यहाँ पर संपूर्णता की ओर आगे ले जाते हुए मैं शांति पाठ करना चाहती हूँ। सर नमस्कार। सर बहुत दिन बाद आपके दर्शन हुए। होता जी को भी नमस्कार और बनवाली विश्वास जी को भी नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता त्यागी, इलाहाबाद में सर 90 में गंगानाथ झा केंद्रीय विद्यापीठ में आपके दर्शन होते थे। बहुत दिन बाद दर्शन हुए, इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ और मैं सभी की आभारी हूँ। सर बहुत ही ज्ञानवर्धक भाषण था आपका और आगे भी इसी प्रकार से हमें